नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, यानी हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना। पार्ट 1 में हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे और स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पहले आप उसको जाके देखें, उसके बाद आप इसको देखें, क्योंकि इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, इम्पोर्टेंस का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है ना, कि आपको ऐसे ही फालतू में नहीं पढ़ाई जा रही है। कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही फालतू में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उसका कोई ना कोई रीज़न होता है या कोई ना कोई इसका महत्व होता है। तो जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इसके भी कुछ महत्व हैं, कुछ फ़ायदे हैं, तभी आपको पढ़ाई जा रही है। अब इसके क्या महत्व हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखो, जो इसका पहला इंपॉर्टेंस है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं तो हम आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे समझाए थे, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पता होगा। अगर बात करें संरक्षण की, तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद होने से बचाना। तो जो प्राकृतिक संसाधन है ना, इनके संरक्षण में इन्वायरमेंटल स्टडीज का काफी महत्व होता है या इम्पोर्टेंस होता है। महत्व कैसे होता है तो देखो, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना, ये हमें समझाती है कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना ये सीमित हैं। अगर इनका उपयोग हम अगर बड़े लेवल पे करेंगे और बिना सोचे समझे करेंगे तो वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम जल की बात करें, यानी वाटर की बात करें, तो जो पानी का उपयोग है ना आज के समय में बहुत बड़ी लेवल पे किया जाता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें लगातार कमी आ रही है, और जब ग्राउंड वाटर में कमी आएगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो पीने के लिए पानी है वो नहीं मिल पाएगा। आप देखोगे कि बहुत से एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर लगभग समाप्त हो चुका है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा और हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो पर्यावरण अध्ययन हमें जल, वन, मिट्टी और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में जागरूक करता है। अब सतत उपयोग का क्या मतलब है तो सतत उपयोग का मतलब है इस तरह से किसी चीज का उपयोग करना या यूज करना कि जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे और उसकी कमी भी ना हो, उसी को बोलेंगे सतत उपयोग या सस्टेनेबल यूज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर वाटर की बात करें तो हमें वाटर का जो उपयोग है ना अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, फालतू में उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसी को बोलेंगे सतत या सस्टेनेबल यूज। तो ये सभी चीजें हमें कौन सिखाता है, इन्वायरमेंटल स्टडी हमको बताती है। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा है जीवन की रक्षा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो देखो, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना वो हमारे जीवन की रक्षा भी करती है। अब जीवन की रक्षा कैसे करती है तो देखो इसको समझो। तो जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना ये हमें समझाती है कि जो हवा है ना उसको हम कैसे शुद्ध रख सकते हैं, ये जो एयर पॉल्यूशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जब एयर पॉल्यूशन कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो हवा है वो शुद्ध होगी, हमको साफ सुथरी हवा मिलेगी। इसी तरीके से जो पानी है वो हमें साफ पानी कैसे मिल सकता है, या जो पानी है उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ग्राउंड वाटर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से पता लगती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना वो अच्छा रहता है या स्वस्थ रहता है या साफ सुथरा रहता है। और जब हमको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो इससे हमारे जीवन की भी रक्षा होगी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान। तो देखो, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना ये हमें ये भी बताती है कि पर्यावरण में क्या क्या समस्या हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण या भूमि क्षरण। अब आप खुद सोचो, अगर आपको ये इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं पढ़ाई जाती तो क्या आपको पता होता है कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या क्या इशूज हैं। नहीं पता होता, सीधी सी बात है। हो सकता है कुछ की जानकारी होती लेकिन बड़े लेवल पे नहीं पता होता कि वायु प्रदूषण क्या होता है,
उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना, वो हमें ये समझाती है कि जो पर्यावरण समस्या हैं वो कौन कौन सी हैं। ना केवल ये समस्याओं को समझाती है बल्कि ये भी बताती है कि इसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम का कैसे हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में भी ये हमें जानकारी देती है। तो ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक मिनट यार, इसको सतत विकास की जगह ना आप सतत उपयोग कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ना ये इस वाली लाइन से ज़्यादा मैच कर जाएगा। इसको भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह सस्टेनेबल यूज़ कर लेना। अब इसको समझो। देखो सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है, तो अभी हमने आपको पीछे थोड़ा समझाया था इसके बारे में कि हमें जो संसाधन है ना उनका उपयोग इस तरह से करना होगा कि जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दें और उसकी कमी भी ना हो, तो उसी को कहेंगे सतत उपयोग। एक एग्जाम्पल भी पीछे हमने दिया था वाटर का, यानी अगर पानी की बात करें तो हमें पानी का उपयोग ना अपनी ज़रूरत के अनुसार करना होगा, या जितनी हमें ज़रूरत है उतना करना होगा, फालतू में उसको वेस्ट नहीं करना है। अब ये नहीं है कि हमने जो पानी है उसको बहाना शुरू कर दिया, फालतू में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो आने वाली पीढ़ी है ना उनको फिर वो पानी मिल नहीं पाएगा, यानी जो ग्राउंड वाटर है वो उन्हें मिल नहीं पाएगा, फिर उनको बहुत ज़्यादा समस्या झेलने को पड़ेंगी। जैसे अगर आप सोचो जो हमारे पूर्वज हैं, अगर उन्होंने भी यही काम किया होता जैसे हम कर रहे हैं, यानी हम बहुत बड़े लेवल पे पानी का उपयोग कर रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी अगर यही काम किया होता ना, तो आज के समय में हमें पीने के लिए शुद्ध पानी या साफ पानी नहीं मिल रहा होता, बल्कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही होती, क्योंकि ग्राउंड वाटर लगभग समाप्त हो चुका होता। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनका सस्टेनेबल यूज़ करना होगा। क्यों यूज़ करना होगा? ताकि जो आने वाली पीढ़ी है ना उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, यानी ये हमें समझाती है कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना उसका हमें सस्टेनेबल यूज़ करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है वो है आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपको किसी एरिया में ना भारत में कहीं पर कोई फैक्ट्री लगानी है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, भले ही उससे इन्वायरमेंट कितना भी डैमेज हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उससे पैसा आना चाहिए या उससे कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए, भले ही वो इन्वायरमेंट को कितना डैमेज करे। तो हमें ये समझना होगा कि अगर इन्वायरमेंट डैमेज होगा ना तो वो हमें भी डैमेज करेगा। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ यानी आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है। यानी अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री लग रही है तो वो पर्यावरण पे किस तरह से इफेक्ट डालेगी इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं इस बात को हमें समझना होगा। तो ये सिखाता है, कौन सिखाता है? तो इन्वायरमेंटल स्टडी की आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। यानी हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस संतुलन को बिगाड़ेंगे तो नतीजा आपके सामने होगा। यानी जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है वो सब इसी की देन है, पर्यावरण के संतुलन ना रहने की वजह से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आर्थिक विकास के साथ साथ ना हमें पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यानी प्रमोशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो देखो जो इन्वायरमेंट स्टडी है ना वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देती है। कैसे बढ़ावा देती है उससे पहले समझो कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसी को कहा जाता है ग्रीन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना ही होगा कि आज के समय में ना कि जो इलेक्ट्रिक कार हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक कार को अधिकांश लोग यूज़ करें। अब इससे क्या फ़ायदा है कि जो इलेक्ट्रिक कार है ना उनसे पॉल्यूशन नहीं होता बल्कि ना के बराबर होता है। अब आप कहो कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो ना के बराबर होता है? क्या इलेक्ट्रिक वाहन से भी पॉल्यूशन होता है? होता है। कैसे होता है? तो देखो जो इलेक्ट्रिक वाहन है ना उन सब में एसी होती हैं लगी हुई, और एसी तो पॉल्यूशन करती है, आपको पता है। हालांकि जो डीजल कार हैं, जो पेट्रोल कार हैं, कोई भी डीजल या पेट्रोल वाहन है उनके मुकाबले काफ़ी कम करती है आपकी इलेक्ट्रिक वाली जो रहती है। इलेक्ट्रिक वाहन में जो मेनली पॉल्यूशन का कारण है वो एसी है बस, लेकिन फिर भी बेटर है। तो इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी कहेंगे कि जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। तो ये जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी है ना ये इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आप इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं पढ़ते तो क्या आपको पता होता है ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है? नहीं पता होता। हो सकता है छोटे मोटे लेवल पर पता हो लेकिन उतने अच्छे से आपको नहीं पता होता। तो ये हमें इन सब की जानकारी देती है। तो ये हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है या उसके बारे में हमें ये जानकारी देती है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो देखो जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना वो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। अब आप सोचोगे कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकती है, ये थोड़ी ना पॉल्यूशन कर रही जो उसको कम करेगी। तो यहाँ समझो, देखो जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी है ना वो हमें ये समझाती है कि जो प्रदूषण है वो क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं या कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं। एक बात आप बताओ, अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है तो आप सॉल्यूशन दे सकते हो? सीधी सी बात है, नहीं दे पाओगे। यानी आपको ये पता ही नहीं है कि एयर में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सॉइल में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, तो पता होना चाहिए ना उन सभी के बारे में, तभी आप सॉल्यूशन दे पाओगे या उनकी रोकथाम कर पाओगे। तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ये हमें समझाती है कि प्रदूषण क्यों हो रहा है। अब जब हमको पता हुआ क्यों हो रहा है तो सीधी सी बात है हम उसकी रोकथाम कर पाएंगे या उसको कम कर पाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन से हम प्रदूषण के कारणों और उसे कम करने के उपायों को समझते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन एंड वेज टू रिड्यूस इट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, यानी मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो देखो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना इनको मैनेज करने में या प्रबंध करने में भी ना इन्वायरमेंटल स्टडी काफ़ी महत्व करती है या उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। कैसे इंपॉर्टेंस होता है, तो देखो अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया या लैंडस्लाइड्स हो गई, यानी जो भूस्खलन होता है वो हो गया। तो अगर ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना इनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि जो बाढ़ है वो क्यों आ रही है या कैसे आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर डाम बना सकते हैं। सूखे की बात करें तो सूखा की आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अगर वहाँ पर सूखा पड़ेगा तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं उनको आप पानी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज से पता लगती हैं। अब जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना उनको आप मैनेज कर पाओगे। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा और भूकंप के प्रबंधन के लिए ज्ञान प्रदान करता है। कौन करता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वनों और वन्य जीवों का संरक्षण। तो देखो जो वन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ी मात्राओं में पेड़ों को यानी प्लांट्स को काटते हैं। अब जब हम ज़्यादा बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो वन एरिया है वो कम होगा, जो कि लगातार कम हो रहा है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये जो वन है और जो ये वन्य जीव है ना, वन्य जीव का मतलब होता है वन में रहने वाले जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें ही वन्य जीव कहा जाता है। तो ये जो वन है और ये वन्य जीव है ना इनको संरक्षण करने में भी इन्वायरमेंटल स्टडीज काफ़ी हेल्प करती है या उसका इम्पोर्टेंस होता है। कैसे इम्पोर्टेंस होता है, तो ये हमें ये समझाती है कि जो वन है वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम वनों को काटेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि हमें हवा नहीं मिल पाएगी, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उतनी अच्छे से, तो हमें फिर सांस लेने में दिक्कत होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से जो वन्य जीव होते हैं ना वो आपके इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता लगती हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो वन है और जो वन्य जीव है ना इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यानी पर्यावरण अध्ययन वनों और वन्य जीवों को इस संरक्षण के महत्व को समझाता है। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है शिक्षा और जागरूकता, यानी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो देखो ये तो बहुत आसान है। आसान कैसे है, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अभी आप एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे हो, तो इससे आपको शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, यानी एजुकेशन मिल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। यानी अभी तक हमने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई, वन्य जीव के बारे में भी बताया, तो इससे आपको शिक्षा मिल रही है। और जब शिक्षा मिलती है ना तो उससे जागरूकता भी आती है। एग्जाम्पल के लिए हम आने वाली वीडियो में पॉल्यूशन पर बात करेंगे, यानी आपको ये समझाएंगे कि पॉल्यूशन क्यों होता है।
कौन कौन से हम ऐसे काम करते हैं इससे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन का हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, यानी आपको ये पता होगा कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और हमारी वजह से पॉल्यूशन कौन कौन सा हो रहा है, तो आप उसके प्रति जागरूक होंगे, यानी आप कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से कोई पॉल्यूशन ना हो। तो कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी है ना, वो ना केवल शिक्षा आपको देती है बल्कि आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करती है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें शिक्षित करने में मदद करता है। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो ना, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।